तो आज का अपना टॉपिक है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। ठीक है, इससे पहले अपने एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ठीक है, इनके बारे में अपने जो स्टडी की थी। आज इसके अंदर एक नया टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है? बेसिकली अपने कहा था कि ये जो वर्ड हमारे पास आ रहा है मोल, ठीक है, ये जो मोल है वो मोल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? अपने जो एसआई यूनिट को अपने किया था, तो उस एसआई यूनिट के अंदर अपने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स के नंबर को फाइंड करने के लिए अपने जो एक कंसेप्ट लेकर चले थे, फॉर एग्जांपल जैसे अपने टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अपने जो सेल्सियस केल्विन स्केल को यूज़ में लेते हैं, इसी तरह से आपने कहा था कि अगर अपने जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स का नंबर, या आपने कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए जो यूनिट यूज़ में ली जाती है, जो बेस फिजिकल क्वांटिटी यूज़ में ली जाती है, वो बेस फिजिकल जो फिजिकल क्वांटिटी थी, वो बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या थी? मोल थी। ठीक है, उस बेस फिजिकल क्वांटिटी को अपने क्या नाम दिया था? मोल दिया था। और उसका जो सिंबल इसका अगर आपने देखा था, तो इस मोल का जो सिंबल लिया था वो क्या लिया था? अपने स्मॉल एन लिया था। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट अपने बताई थी, वो एसआई यूनिट हमारे पास क्या थी? इसकी जो मोल की, या आपने कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, वो हमारे पास थी MOL। तो एसआई यूनिट हमारे पास थी मोल। इस मोल में अपने इसको जो रिप्रेजेंट किया था, मोल एसआई यूनिट थी, और इसका जो सिंबल दिया गया है यूज़ में, वो सिंबल हमारे पास क्या होता है? मोल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। हमारे पास नेम ऑफ एसआई यूनिट हमारे पास तो क्या है? नेम ऑफ एसआई यूनिट। तो नेम ऑफ एसआई यूनिट तो है MOLE। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो नेम ऑफ एसआई यूनिट है वो तो है हमारे पास MOLE। और सिंबल फॉर एसआई यूनिट अगर देखा जाए, सिंबल फॉर एसआई यूनिट, तो वो हमारे पास है MOL। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को कि अगर कहीं पर MOLE दे रखा है तो वो क्या चीज़ है? नेम ऑफ एसआई यूनिट है। और कहीं पर अगर अपने MOL दे रखा है, इसका मीन क्या है? सिंबल फॉर एसआई यूनिट। तो ये तो अपने बात कर ली कि एक्चुअल में जो मोल है वो मोल हमारे पास क्या है? एक बेस फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए अपने जो मोल को यूज़ में लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक्चुअल में ये मोल है क्या? इसके बारे में अपने थोड़ी सी बात करते हैं। तो मोल को जानने से पहले इससे अपने कुछ ऐसे शब्द और भी हैं, या ऐसे वर्ड और भी हैं जिनके बारे में अपने को थोड़ा सा पहले से पता है। वो वर्ड कौन से हैं? अगर अपने एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कुछ एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करता हूँ, मैं अगर दर्जन की बात करता हूँ, तो दर्जन से आप जो मीनिंग निकालते हो वो क्या होता है? 12 आइटम। कहीं पर भी अगर दर्जन जो वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या निकलता है अपने सामने? 12 आइटम। इसी तरह से अगर अपने कहीं पर अगर वर्ड अपने को स्कोर वर्ड अगर सुनने को मिलता है, तो स्कोर का जो मीनिंग निकलता है वो क्या होता है हमारे पास? 20 आइटम। या अगर कहीं पर अपने को ग्रोस वर्ड अगर सुनने को मिलता है, तो इसका मीनिंग जो होता है 144 आइटम। तो ये बेसिकली अपने जो वर्ड है, इन वर्ड का अपने को मीनिंग देखने को मिलता है कि अपने पास यहाँ पर कि दर्जन क्या चीज़ है, या स्कोर क्या चीज़ है, या ग्रोस क्या चीज़ है। इसी तरह का वर्ड हमारे पास क्या है? मोल है। जैसे अपने ये जो बाकी जो वर्ड यूज़ लिए हैं, इसी तरह का हमारे पास जो वर्ड आता है वो क्या आता है? मोल। तो ये जो मोल है, वो मोल का जो एक्चुअल जो नंबर है हमारे पास, जिसको अपने मोल नंबर भी बोल सकते हैं, वो मोल क्या चीज़ है हमारे पास? तो मोल भी हमारे पास, जैसे दर्जन का मीनिंग 12 आइटम, स्कोर का मीनिंग 20 आइटम, ग्रोस का मीनिंग क्या हो गया? 144 आइटम। इसी तरह से जो मोल है उसका मीनिंग क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम। ये इसका मीनिंग है। अब आइटम यहाँ पर न बोलकर अपने क्या बोलेंगे? ये जो कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं वो कंसेप्ट अपने किसके लिए लेकर चल रहे हैं? एटम के लिए लेकर चल रहे हैं।
मॉलिक्यूल के लिए लेकर चल रहे हैं या आयंस के लिए लेकर चल रहे हैं। तो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन के लिए जो मोल कंसेप्ट की अपने बात कर रहे हैं, इट मीन्स अपने कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं, उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अपने यहाँ पर जो बात की जा सकती है, आइटम की जो मैं वर्ड ले सकता हूँ यहाँ पर पार्टिकल्स, तो उन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को? क्योंकि अपने को पता है कि जो मास को मेज़र करने के लिए हमारे पास बेसिकली जब मास को मेज़र किया जाता है, तो मास को अपने किस में करते हैं? फिजिक, जो हमारे पास जो एनालिटिकल जो बैलेंस है, उस एनालिटिकल बैलेंस में अपने क्या करते हैं? मास को मेज़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अपने बात करें कि जो एटम और मॉलिक्यूल का मास अगर मेज़र किया जाए, तो एनालिटिकल बैलेंस में एटम या मॉलिक्यूल का मास मेज़र नहीं किया जा सकता। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो एटम और मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं, और स्मॉल साइज़ के अपने कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स हैं, और माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल होने की वजह से इनका जो मास आएगा वो मास बहुत ही कम मास आएगा। ठीक है, तो उस मास को अपने एनालिटिकल बैलेंस से मेज़र नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपने एनालिटिकल बैलेंस में तो अपने बात करें ग्राम में मास को मेज़र किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो एटम का जो मास आता है वो एक्चुअल में अपने पास ग्राम में नहीं आ पाता, या नैनोग्राम या अपने कह सकते हैं इनसे भी कम मास के ये पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके मास को मेज़र अपने नहीं कर सकते। इसके लिए अपने को मोल कंसेप्ट के बारे में जानना अपने को ज़रूरी हो गया। अब क्यों ज़रूरी हो गया? अपने जो अभी तक बात कर रहे हैं कि आपने जैसे कल अपने या इससे प्रीवियस लेक्चर में अपने ये देखा था कि मास को तो अपने ग्राम में भी मेज़र किया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कार्बन 12 था, इस कार्बन 12 का जो मास बताया मैंने, कितना बताया? 12, तो 12 ग्राम ले लिया अपने पास यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का मास था, तो ऑक्सीजन का मास अपने कितना बताया? 60 ग्राम बता दिया। ठीक है, 16 ग्राम अपने कहा। या हाइड्रोजन का जो मास था वो अपने क्या लिया? 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास लिया। अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना आया? 32 ग्राम आ गया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास लिया वो कितना ले लिया आपने? 2 ग्राम ले लिया। तो इनके ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हैं। तो ये मास की अपने बात की थी यहाँ पर, बट अपने कहते हैं कि आज अपने एडवांस हो गए, मास को मेज़र किस में किया जाता है? तो मास को मेज़र करने के लिए मन क्या लेते हैं? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ में लिया जाता है। तो आज के टाइम में मास को मेज़र करने के लिए किसको यूज़ में लिया जाता है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ में लिया जाता है। अब जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपने यूज़ में लेने लग गए, तो क्या हुआ कि अपने यहाँ पर कार्बन का जो मास है, उस कार्बन के मास को फाइंड करने की कोशिश की गई कि कार्बन का जो एक्चुअल मास है वो कितना है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो कार्बन का जो मास है वो अपने को कितना मिला? 1.99 इंटू 10⁻⁻23। इस कार्बन 12 का जो मास था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आपको इसका मास मिला। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर जो कार्बन 12 था, उस कार्बन 12 का मास अपने को ये मिला। तो अब एक मास तो अपने पास पहले से ये था और एक मास अब मिला है। तो अब क्वेश्चन हुआ कि अगर कार्बन के एक पार्टिकल का मास अगर 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है, कार्बन के एक पार्टिकल का मास, तो ये 12 ग्राम फिर क्या था? ठीक है, समझ में आई बात अपने को कि पहले अपने कार्बन का जो मास था वो कितना लेकर चल रहे थे? 12 ग्राम लेकर चल रहे थे, लेकिन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो कार्बन का मास हमारे सामने आया, वो कार्बन का मास कितना सामने आया? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम कार्बन का मास सामने आया। तो अपने ये फिर क्वेश्चन दिमाग में आया कि कार्बन के ये दो मास कैसे हो सकते हैं, और मास भी बहुत कम है, ये मास देखा जाए तो बहुत कम है, और ये मास इसके कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा मास है। तो बाकी साइंटिस्टों ने ये कहा कि एक्चुअल में ये जो 12 ग्राम जो मास है वो 12 ग्राम एक सिंगल कार्बन का नहीं है, यहाँ पर क्या है? कार्बन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का मास हमारे पास क्या है? 12 ग्राम है। क्लियर होगी चीज अपने पास यहाँ पर कि जो 12 ग्राम जो मास आया वो 12 ग्राम मास सिंगल कार्बन पार्टिकल का नहीं आ रहा है। ये जो 12 ग्राम मास है वो क्या है? एक ग्रुप ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कार्बन एटम का जो मास आ रहा है वो 12 ग्राम आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो 16 ग्राम जो मास आ रहा है वो 16 ग्राम सिंगल ऑक्सीजन एटम का नहीं है, ये ऑक्सीजन एटम का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप का जो मास है वो कितना है हमारे पास? 16 ग्राम है। इसी तरह से हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम एक सिंगल एटम का नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप का मास हमारे पास क्या आ रहा है? 1 ग्राम आ रहा है। सेम थिंग
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम नहीं है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम नहीं है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक ग्रुप है और उस ग्रुप का मास कितना है हमारे पास 32 ग्राम है। ठीक है, सेम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास हमारे पास 2 ग्राम नहीं है, ये ग्रुप का मास हमारे पास 2 ग्राम अपने पास मास आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस ग्रुप में कितने एटम होंगे या इस ग्रुप में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमारे दिमाग में आएगी। आपने कहा कि ग्रुप का मास 12 ग्राम है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के ग्रुप का मास 32 ग्राम है, तो इस ग्रुप में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम प्रेजेंट है उसको फाइंड किया गया। तो उसको फाइंड कैसे करते हैं, देखो अपने पास यहाँ पर कि अपने कहा कि एक ग्रुप का जो मास आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 12 ग्राम आ रहा है। कितना मास आया हमारे पास 12 ग्राम हमारे पास जो मास आया, तो 12 ग्राम ये अपने को किसका मास मिला, एक ग्रुप का कार्बन 12 का, और एक सिंगल एटम का मास कितना है 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 ग्राम एक सिंगल एटम का हमारे पास मास अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो अपने को मास मिला, ठीक है, तो ये जो मास है हमारे पास 1.99 10 टू पावर माइनस 23 ग्राम पर कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये अपने को मास मिला। तो इसको जब सॉल्व किया गया तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एक वैल्यू आई, वो वैल्यू थी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। कितनी वैल्यू आई हमारे सामने 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, ये आई अपने पास यहाँ पर कार्बन 12 है, ये भी मास किसका है अपने पास कार्बन 12 का मास अपने ले रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन 12 का अपने पास जो मास ये आया, ठीक है, तो अपने पास 12 ग्राम कार्बन 12। ठीक है, अब ये क्या एक ग्रुप का मास था। ठीक है, इस ग्रुप को अपने क्या नाम दिया, मोल नाम दे दिया। इस ग्रुप को नाम क्या दे दिया अपने, मोल नाम दे दिया। तो इट मींस ये जो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 आपके पास जो आ रहा है वो क्या है, एटम पर मोल है। ये क्या है हमारे पास, एटम पर मोल। ठीक है, ये जो मास आया हमारे पास किसका आया, एटम पर मोल का मास हमारे सामने जो आया। ठीक है, इसका मतलब इतने पार्टिकल्स का जो मास है वो कितना है 12 ग्राम है। समझ में आ गई बात अपने को। तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ से आई, अपने कहा कि जो ये जो मास है वो मास किसका है, एक सिंगल एटम का नहीं है। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम का जो मास हमारे सामने आ रहा है वो मास क्या है हमारे सामने 12 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ अपने समझ में आया कि अभी तक जो अपने मास लेकर चल रहे थे वो एक सिंगल एटम का या सिंगल मॉलिक्यूल का मास नहीं था, वो एक ग्रुप का मास था और उस ग्रुप को अपने नाम क्या दिया, मोल नाम दिया। ठीक है, और इस कंसेप्ट को अपने पास जो नया कंसेप्ट जो हमारे सामने लेकर आए वो कौन लेकर आए थे अपने पास, जो एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे वो इस कंसेप्ट को लेकर आए। इसीलिए अपने ठीक है, तो हमारे सामने इस जो कंसेप्ट को जो लेकर आने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन से हमारे पास, ठीक है, एवोगाड्रो। इसको नंबर बोला जा सकता है, क्या नाम दिया जा सकता है इसको, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और इस एवोगाड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N के पैरों में क्या लगा देते हैं अपने, A लगा दिया जाता है। और जो एवोगाड्रो नंबर है हमारे पास वो कितना है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एवोगाड्रो नंबर हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, इसे एवोगाड्रो नंबर कह देंगे या इसे क्या कह देंगे, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। किसी भी आइटम में निकालोगे तो ये वैल्यू इतनी ही आएगी। जैसे ये मैंने कार्बन के लिए निकाली, यही वैल्यू अगर आप ऑक्सीजन के लिए निकालें, यही वैल्यू हाइड्रोजन के लिए निकालें या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आइटम के लिए निकालते हो तो ये वैल्यू सेम आती है। इट मीन्स ये कैसी वैल्यू आ जाती है, एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे सामने आ जाती है। समझ में आया बात आपको। तो ये चीज़ हमारे पास जो आया, ये जो मास एक्चुअल में है वो क्या है हमारे पास जो मास है। तो अब अपने यहाँ पर कह सकते हैं इसको अगर थोड़ा सा और अगर डिटेल में लें तो और डिटेल में लेने पर हमारे जो सामने जो चीज़ आती है कि अभी तक जो अपने मास ले रहे थे वो मास किसका था। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा कि जो अपने मास है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम
का जो मास है वो कितना है 12 ग्राम है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास हमारे पास क्या है 12 ग्राम है। ठीक है, अभी तक अपने जो 12 ग्राम जो मास लेकर चल रहे थे वो सिंगल पार्टिकल का था, बट ये जो एक्चुअल में जो 12 ग्राम जो मास है वो किसका है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास है हमारे पास कितना है वो 12 ग्राम हमारे पास मास आ रहा है। इसी तरह से अपने कहें 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो इसका मास अपने कितना लिया था 18 ग्राम लिया था। कितना लिया था 18 ग्राम इसका मास लिया था अपने पास। ठीक है, इसी तरह से अपने जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो कितना है 16 ग्राम हमारे पास मास आ रहा है। आपने कहा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो कितना है 1 ग्राम है, और आपने कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर ले लिया जाए तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन एटम है, इस 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कितने हैं 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इतने एटम प्रेजेंट है यहाँ पर 1 ग्राम के अंदर, और यहाँ पर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है कि आपने कहा 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास है कितना है 2 ग्राम है, और इस 1 मोल का जो रिजल्ट आता है इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं वो कितने हैं 6.022 इन 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 ग्राम में आपके पास इतने एटम प्रेजेंट। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर कहा कि 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास कितना है 2 ग्राम, इसमें इतने मॉलिक्यूल हैं, इसमें इतने क्या प्रेजेंट है मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो मैं अगर पूछूं यहाँ पर एटम कितने प्रेजेंट है, तो एटम का अगर नंबर फाइंड करेंगे इसके अंदर तो आप कह देंगे कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं कितने 2, इट मींस इसकी जो एटोमिसिटी है वो एटोमिसिटी कितनी है हाइड्रोजन की 2 है। तो आप क्या करो, अगर मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपसे एटम पूछा जाए तो उस एटोमिसिटी को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे एटम आ जाएंगे आपके पास। समझ में आई बात आपको यहाँ पर कि अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर एटम का अगर नंबर पूछा जाता है तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम का नंबर फाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी से उसको क्या कर दिया जाता है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब अच्छा इसके अंदर अगर अपने को 1 मोल कोई गैस दी हो, ठीक है, अपने कहें जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसका वॉल्यूम अगर पूछ लिया जाए 1 मोल हाइड्रोजन गैस का या कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। किस पर एट STP, STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर कोई सी भी गैस हो सकती है, 1 मोल ऑफ CO2 गैस की भी बात कर सकते हैं, तो 1 मोल CO2 गैस है इसका भी वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, किस पर एट STP पर। तो किसी भी गैस का अगर 1 मोल गैस का अगर वॉल्यूम पूछा जाता है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर होगा। कोई भी गैस यहाँ पर अपने सामने आ सकती है, उस गैस का जो वॉल्यूम हमारे जो सामने आएगा वो कितना आएगा 22.4 लीटर हमारे पास वॉल्यूम आएगा। ठीक है, और 1 मोल का जो मीनिंग होता है वो 1 मोल का मीनिंग क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसका मतलब इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम ये है, इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम ये है, लेकिन इन दोनों गैसेस का जो मास है वो मास क्या अलग है। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना आ गया अपने पास 2 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आ गया 44 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, 2 ग्राम गैस का वॉल्यूम भी हमारे पास क्या है 22.4 लीटर है, लेकिन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है सेम है। जो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस थी वो यही चीज बताती है अपने को वहां पर कि दोनों में पार्टिकल्स का नंबर तो सेम है लेकिन दोनों का मास क्या है अलग अलग है। जैसे हमने बात करें कि 1 दर्जन पेंसिल
और 1 दर्जन अगर अपने यहाँ पर चौक ले लिया जाए तो 1 दर्जन पेंसिल का मास अलग होगा और 1 दर्जन चौक का मास क्या होगा, अलग होगा, लेकिन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ आइटम है वो 12 होंगे। ठीक है, तो दोनों में 12 आइटम है लेकिन दोनों का मास क्या है, अलग है। ये चीज अवोगाद्रो ने अपने कहा था कि यहां पर 1 मोल है, इट मींस 1 मोल का मास अलग अलग है। हाइड्रोजन गैस का मास 2 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास कितना है, 44 ग्राम है। लेकिन अगर गैस के वॉल्यूम की बात की जाए तो दोनों का वॉल्यूम हमारे पास क्या है, सेम आ रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमारे पास क्या है, सेम आ रहे हैं। सिर्फ इनके मास में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपने कहा कि किसी भी चीज की अपने मोल वैल्यू को फाइंड कैसे करें। अगर आपको मास दे रखा है तो आप मोल वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो मास से अगर मोल वैल्यू को फाइंड करना है तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन क्या हो जाता है, गिवन मास, किसमें, इन ग्राम, और डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, और मोलर मास किस, अभी मोलर मास की अपने को बात करनी है। मोलर मास का जो यूनिट होगा वो क्या होगा अपने पास, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर कह देता है अपने को मोल जो फाइंड आउट करने हैं, मोल फाइंड करने हैं। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया कि 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ले रहा हूँ मैं, 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ, और इसके अंदर आपको क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अपने कैसे फाइंड करेंगे, n इक्वल क्या आ जाएगा, गिवन मास। गिवन मास कितना दे रखा है अपने को, 4 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास। CO2 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32, तो वो कितना आ जाता है, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1/11 मोल, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो इतने मोल प्रेजेंट है किसके अंदर, 4 ग्राम के अंदर। इसका मतलब 44 ग्राम के अंदर, तो हमारे पास 44 ग्राम के अंदर कितने मोल प्रेजेंट होता है, 1 मोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो 4 ग्राम में कितना होगा, तो 1/11 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको। इसी तरह से यहां पर अगर क्वेश्चन देता है कि 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस ली जाए, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे, n की वैल्यू कितनी होगी, तो अपने को पता है कि 1 मोल के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो 11.2 जस्ट इसकी हाफ वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स अगर इसको 11.2 लीटर अगर कर दिया जाए तो मोल कितना हो जाएगा, 0.5 मोल आपके पास आ जाएगा। तो 0.5 मोल के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 11.2 लीटर आपके पास वॉल्यूम आता है। तो ये क्वेश्चन भी अपने को यहां पर एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी चीज अपने पास। अब अपने बात करते हैं इसमें मोलर मास की बात करते हैं कि मोलर मास अपने पास एक्चुअल में क्या है। ठीक है, इसके बारे में अपने पास बात करते हैं। तो मास, मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, मोलर मास क्या है हमारे पास, मोलर मास की अगर डेफिनेशन देना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द मास ऑफ ए 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस in gram is called मोलर मास। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का जो मास है वो अगर ग्राम में दिया हुआ है, उस ग्राम मास को अपने क्या बोलते हैं, मोलर मास कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, वो एग्जांपल दोबारा रिपीट करता हूं मैं, अगर बात करता हूं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का जो मास है वो कितना है, 44 ग्राम है। ठीक है, गिवन किस में दे रखा है, ग्राम में, तो इसको जो अपने किस में कर देंगे, ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये जो मास 44 ग्राम जो मास आ रहा है वो एक्चुअल में किसका है, 1 मोल का मास है। तो हमारे पास जो मोलर मास की जो यूनिट बनेगी वो मोलर मास की जो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल आपके पास यूनिट आ जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन 1 मोल वाटर का जो मास है वो कितना है, 18 ग्राम है। ठीक है, तो अपने किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मोल सब्सटेंस का मास किस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ग्राम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो मास है वो क्या है, 1 मोल का मास है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, मोलर मास, कि मोलर मास हमारे पास क्या चीज़ है। तो इसके साथ ही अपने जो मोल कंसेप्ट हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आप बुक में देख सकते हैं कि इसके क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।